क्या कभी किसी ने सोचा था कि सिर्फ थोड़े से स्वाद, थोड़े से मसाले की तलाश पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल देगी? आज के इस विश्लेषण में हम उस खौफनाक समुद्री यात्रा की बात करने वाले हैं जिसमें मौत का डर था, पागलपन था और आगे चलकर सदियों के इतिहास को पलटने की ताकत थी। चलिए देखते हैं। जरा 15वीं शताब्दी के यूरोप की कल्पना कीजिए। कड़कड़ाती ठंड है और खाने की मेज पे रखा है बिल्कुल बेस्वाद, उबला हुआ या नमक में लपेटा हुआ सूखा मांस। आज की तरह कंफर्ट्स तो थे नहीं वहां। मांस को लंबे समय तक चलाने और उसमें थोड़ा जान डालने के लिए उन्हें एक जादुई जड़ी बूटी की सख्त जरूरत थी। और ये मैजिक कुछ और नहीं बल्कि मसाले थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची। पर दिक्कत ये थी कि ये मसाले यूरोप में उगते ही नहीं थे। ये आते थे एक रहस्यमयी दूर के देश से जिसे दुनिया भारत कहती थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि इन मसालों तक पहुँचना आखिर इतना मुश्किल क्यों था? दो बहुत बड़ी रुकावटें थीं। ज़मीन के रास्ते पर अरब व्यापारियों का पूरा दबदबा था। वो भारत से मसाले सस्ते में उठाते और यूरोप में प्रैक्टिकली सोने के भाव बेचते थे। उनकी पूरी मोनोपोली थी। और दूसरी तरफ ज़मीनी रास्ते के बीच में उस्मानिया साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर एक विशाल दीवार बनकर खड़ा था। यूरोप के राजा, खासकर स्पेन और पुर्तगाल के शासक, इस बात से इतने परेशान थे कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। उन्हें किसी भी हाल में भारत का डायरेक्ट रास्ता चाहिए था। और यहीं से शुरुआत होती है इस कहानी के पहले पड़ाव की, एक आत्मघाती समुद्री यात्रा। जब जमीन का रास्ता ब्लॉक हो गया तो उन्होंने समंदर की तरफ देखा। अब याद रखिए, ये वो वक्त था जब लोग सोचते थे कि दुनिया फ्लैट है। समंदर का मतलब था अनंत खाई और जायंट समुद्री राक्षस, मौत का दूसरा नाम। करीब 10 साल पहले बार्थोलोमेओ दियाज नाम का एक नाविक अफ्रीका के एंड तक गया भी था, पर तूफानों से डरकर वापस लौट आया। पर पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम की मसालों की भूख शांत नहीं हुई थी। और तब सीन में आते हैं वास्को ड गामा, एक बेहद जिद्दी, थोड़ा सनकी नाविक जिसे मौत की आंखों में आंखें डालने का शौक था। आइए देखते हैं ये टेरिफाइंग यात्रा कैसे आगे बढ़ी। 8 जुलाई 1497 को जब डा गामा लिस्बन के बंदरगाह से निकला तो लोग वहां जश्न नहीं मना रहे थे, वो रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे जैसे इन लोगों को सीधे यमराज के पास भेजा जा रहा हो। और कुछ ही हफ्तों में अटलांटिक महासागर ने उन्हें अपनी ताकत दिखा दी। 10 मंजिला ऊंची लहरें उनके लकड़ी के जहाज़ों को ऐसे तोड़ रही थी जैसे खिलौने हों। ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। तूफान से तो वो जैसे तैसे बच गए, पर तभी हमला किया एक खामोश दुश्मन ने, स्कर्वी। महीनों तक ताज़ा खाना ना मिलने की वजह से हालात इतनी खराब हो गई कि नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा, दांत सड़कर उनके ही हाथों में गिरने लगे और पूरे शरीर पर भयानक छाले पड़ गए। जहाज़ों का निचला डेक लिटरली तैरते हुए मुर्दाघर में तब्दील हो गया था। रोज़ किसी न किसी की लाश समंदर में फेंकी जा रही थी। इस लेवल का हॉरर देखकर बचे हुए नाविकों की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। वो वास्को द गामा के आगे घुटनों पर बैठकर वापस लौटने की भीख मांगने लगे। पर द गामा का जुनून अलग ही लेवल पर था। उसने नेविगेशन के सारे टूल्स समंदर में फेंक दिए, अपनी तलवार निकाली और चिल्लाकर बोला कि अगर अब किसी ने वापस लौटने का नाम भी लिया तो वो खुद उन्हें अपने हाथों से काट डालेगा। और सच मानिए, उस इंसान की जिद और पागलपन के आगे प्रकृति को भी रास्ता देना पड़ा। उन्होंने अफ्रीका के उस डेडली केप ऑफ स्टॉर्म्स को आखिरकार पार कर लिया, जहां से डियाज वापस भागा था। उस मौत के दरवाजे को तोड़ने के बाद ही उसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया गया, उम्मीद की एक किरण, क्योंकि अब उन्होंने हिंद महासागर में एंट्री ले ली थी। पर जैसा कि हम जानते हैं, असली ट्विस्ट आना अभी बाकी था। दूसरा पड़ाव, एक उस्ताद की तलाश। हिंद महासागर उनके लिए एक बिल्कुल अनजान पजल था। हवाएं, लहरें, सब नया था। मौत से तो बच गए थे, पर मंजिल का नक्शा अभी भी नहीं था। उन्हें किसी सहारे की सख्त जरूरत थी। और तब ईस्ट अफ्रीका के मलिंदी पोर्ट पर एक चमत्कार हुआ। वहां उनकी मुलाकात एक स्थानीय भारतीय नाविक से हुई। ये इंसान समंदर का मास्टर था। सितारों की स्थिति, ओशन करंट्स और मॉनसून की हवाओं का उसका नॉलेज इतना सटीक था कि उसने इन टूटे फूटे जहाजों को एक लिविंग मैप दे दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने दुनिया का भूगोल पलट कर रख दिया। जरा 20 में 1498 की उस सुबह को इमेजिन कीजिए। समंदर का खारापन और जहाजों की सड़धांध अचानक एक ऐसी खुशबू में बदल गई जिसने सबका दिमाग सुन्न कर दिया। चंदन, इलायची और काली मिर्च की दिव्य महक। उन्हें दूर से मंदिरों की घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आखिरकार भारत के पश्चिमी तट कैलीकट पहुंच चुके थे। नाविक खुशी से जमीन पर कूद पड़े, बच्चों की तरह रोने लगे। मौत को छकमात देकर वो आखिरकार स्वर्ण भूमि आ गए थे। लेकिन जमीन पर कदम रखते ही
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैरानी इंगेज कल्चरल क्लैश हुआ। एक तरफ थे कैलिकट के शक्तिशाली राजा ज़ैमोरिन, जो अपने भव्य दरबार में सोने के सिंहासन पर बैठे थे, बेशकीमती गहनों और सोने की मोटी जंजीरों से लदे हुए। और उनके ठीक सामने खड़ा था वास्को ड गामा, जिसने महीनों से ठीक से नहाया तक नहीं था, जिसके कपड़े फटे पुराने थे। और वो गिफ्ट क्या लाया था पता है? सस्ती लकड़ियां, ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और शहद। वहां के दरबारी इस कबाड़ को देखकर हंस पड़े होंगे, क्योंकि वहां के नौकर भी इससे बेहतर सामान पहनते थे। फिर भी भारतीय परंपरा के अनुसार राजा ने इस अतिथि का स्वागत किया। लेकिन ये अतिथि सत्कार ज्यादा लंबा नहीं चला। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा पड़ाव, व्यापार से अत्याचार तक। राजा ज़ैमोरिन ने भले ही व्यापार की परमिशन दे दी, लेकिन वास्को दा गामा का दिमाग वहां की दौलत देखकर कुछ और ही प्लान कर रहा था। उसने अपने जहाज मसालों से भर लिए, और जब वो वापस पोर्चुगल लौटा तो जो मुनाफा हुआ उस पे किसी को यकीन नहीं हुआ। 64 गुना, 64 टाइम्स प्रॉफिट। जहाज़ों का नुकसान, लोगों की मौत, सब कॉस्ट निकालने के बावजूद भी सोचिए, इस एक नंबर ने, सिर्फ 64 ने पूरे यूरोप के दिमाग में जैसे आग लगा दी। सब यही सोच रहे थे, ये छोटा सा पोर्चुगल रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? इस आग में लालच था। एक के बाद एक खतरा बढ़ने लगा। जिन पुर्तगालियों का अतिथि मानकर स्वागत हुआ था, उन्होंने व्यापारिक चौकियों पर अपनी तोपें तान दी। उन्हें देखकर डच अपनी नौसेना लेकर आए, फिर फ्रेंच आए, और अंत में एंट्री हुई अंग्रेजों की। अब टारगेट सिर्फ मसाले नहीं थे, अब टारगेट थी पूरी की पूरी सोने की चिड़िया। हमारे सोर्सेज जब इस दौर का एनालिसिस करते हैं तो इसे एक बेहद डार्क एरा, एक अंधकारमय युग बताते हैं। इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो व्यापार के नाम पर बनाए गए केंद्र आगे चलकर हथियारों से लैस किले बन गए। लोकल रियासतों को सिस्टमैटिकली आपस में लड़ाया गया। भारत की बेहिसाब दौलत को यूरोप की तिजोरियों में ट्रांसफर किया गया। एक ऐसी सिस्टमैटिक कोशिश जिसने एक अमीर देश पर सदियों की गुलामी थोप दी। आइए अब इस पूरी जर्नी की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1498 में समंदरी रास्ते की खोज हुई, जिसके बाद सदियों तक यूरोपियन कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद का दौर चला। लेकिन इतने एक्सप्लॉयटेशन के बाद भी इस देश की आत्मा को तोड़ा नहीं जा सका। दुनिया ने उस शक्ति का आभास तब किया जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने गुलामी की इन बेड़ियों को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया और एक ताकतवर आजाद देश बनकर उभरा। तो आखिर में हमारे पास ये एक बहुत ही गहरा सवाल बचता है, कैसे एक उबले हुए मांस को स्वाद देने वाले मसाले की तलाश ने एक पूरी सभ्यता को पहले गुलामी और अत्याचार में धकेल दिया, और फिर वही सभ्यता आगे चलकर इतनी ताकत के साथ वापस उभरी। आज के इस विश्लेषण से ये तो साफ है कि इतिहास में बहुत छोटी छोटी जरूरतें दुनिया के नक्शे को कंप्लीटली बदल सकती हैं। और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले ख्याल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।